स्टूडेंट्स, मैं हूं पीयूष भारती। आप देख रहे हैं विलो एजुकेशन। आज की क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 1 नेशनलिज्म इन यूरोप, जो हमारी हिस्ट्री बिहार बोर्ड का चैप्टर है, हम लोग इसको इंग्लिश मीडियम में कंप्लीट करने जा रहे हैं। आज है हमारा लेक्चर नंबर 3 और आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 को पढ़ने जा रहे हैं और आज हम लोग यूनिफिकेशन ऑफ इटली को कंटिन्यू करेंगे। क्या करेंगे? लेक्चर नंबर 3 यूनिफिकेशन ऑफ इटली को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, यूनिफिकेशन ऑफ इटली को। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं एकदम अच्छे तरीके से। हम लोग ने पिछले 2 लेक्चर्स में सीखा कि नेशनलिज्म जो है वो कहाँ से आइडिया उसका क्या था और वो कहाँ से जन्म ली थी और वो आज यूरोप में कैसे फैल गई और वो यूनिफिकेशन ऑफ इटली में रिवॉल्यूशन आते आते कैसे यूनिफिकेशन ऑफ इटली तक पहुँचा। ठीक है, आज वो सब बात करते करते हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को एकदम अच्छे तरीके से। हम लोग ने पिछले लेक्चर्स में भी अच्छे तरीके से देखा, जहाँ तक आप लोग को याद होगा। ठीक है, आज हम लोग एक न्यूज़ पहले आइडिया ले लिए कि यूनिफिकेशन ऑफ इटली क्या है। आज उसी के संदर्भ में बात करने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की लेक्चर को। सबसे पहले ये बता दूं कि ये हिस्ट्री है ना, और हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। अगर आप लोग इसके नोट्स बना रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप लोग इसके नोट्स चाहते हैं तो मैंने ऐप पर अपलोड कर दी गई है और वो कैसे लेनी है वो भी आपको पता चल गई होगी। ठीक है, डीपीपी भी इसमें मिल रही है रोज़। ठीक है, तो आप लोग इसको करते चलना। ठीक है, अगर नहीं कर रहे हो तो कोई बात नहीं, आप लोग करते रहना, अभी से कर सकते हो। आप लोग जब मन तब स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ दैट नेशनलिज्म हैड बीन डेवलपिंग इन इटली सिंस द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी। देखो, हम लोग ने पहले पढ़ा कि इटली का जो पहला भाग था तो उसको कैसे हमारे साम्राज्य लोग, दूसरे आदमी लोग इटली पर कब्जा करने खोज रहे थे, जिसके कारण से वहाँ पर नेशनलिज्म जन्म लिया और वहाँ पर डेवलपिंग होने लगा इटली में 19th सेंचुरी में। ठीक है, द इफेक्ट ऑफ द इंसिडेंट्स हैपनिंग इन फ्रांस वाज क्लियरली लिविंग इन्फ्लुएंस ऑन Italy. Napoleonic military campaigns indirectly gave important contribution in renaissance and unification of Italy. देखो जो फ्रांस में इफ़ेक्ट इंसिडेंट हुआ है ना, उसका इफ़ेक्ट हम लोग इटली में भी देख रहे थे, जहाँ पर यूनिफिकेशन ऑफ इटली जो है हमारी हो रही है। ठीक है, नेपोलियनिक मिलिट्री कैंपेन्स जो हैं हमारे इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं किसमें? यूनिफिकेशन ऑफ इटली में। आफ्टर विक्ट्री ऑफ इटली, नेपोलियन फॉर्म्ड 3 रिपब्लिक्स ऑफ आउट ऑफ इज़ा सिस्पाइन रिपब्लिक, लिगुरियन एंड ट्रांसपेडन। देखो, इटली का जीतने के बाद, इटली के विक्टोरी के बाद नेपोलियन ने कुछ 3 रिपब्लिक्स को फॉर्म किया था। एक थी सिस्पाइन, कौन कौन थी? सिस्पाइन रिपब्लिक, लेगोरियन एंड ट्रांसपेडेंट। ठीक है, वो इसमें क्या कर रही थी? ही रिवैम्प्ड एंड द कम्युनिकेशन सिस्टम एंड ब्राउट द होल एरिया अंडर वन रूल। तो वो चाह रही थी कि हमारी जो इटली है वो कम्युनिकेशन सिस्टम में पूरी इटली में राज करे और हमारा इटली जो है विकसित हो। ठीक है, सो अवेकनिंग emerged there through these regions after the downfall of Napoleon in 1814, with the aims of the bringing Italy into previous form under Vienna Congress 1850. 2 states of Italy, Piedmont and Sardinia, were unified. Thus, the course of Italy's unification started to be decided. इसके कारण से ये सब जो 3 रिपब्लिक्स को फॉर्म किया गया नेपोलियन के द्वारा, तो इसके कारण से वो नेपोलियन जो है वो डाउनफॉल हो गया 1814 में, और वियना कांग्रेस के अंदर हमारा जो इटली है वो 2 भाग में बट गया, पिडमोंट और सार्डिनिया। ये 2 भाग में बटने के कारण हमारा जो रिजल्ट आया वो इटली का यूनिफिकेशन स्टार्ट होने पर कगार पर आ गया। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी आप लोग को। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट बात हो रही है फोर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स सिविलियन मूवमेंट्स बिगेन टू स्टार्ट इन सम पार्ट ऑफ इटली फ्रॉम 1820। हमारे नेपोलियन के गिरने के बाद और इटली में डिसाइड हुआ कि यहाँ पर यूनिफिकेशन होगी, तो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स आई, सिविलियन मूवमेंट्स हुआ और वो 1820 से स्टार्ट हो रही थी। कुछ सीक्रेट ग्रुप्स बने जिसको नाम कार्बनी रहा, किसके द्वारा, नेशनलिस्ट के द्वारा, और इस ग्रुप का ऑब्जेक्टिव ही था कि डिस्ट्रॉय करें मोनार्की को थ्रू गोरिल्ला वार एंड टू एस्टैब्लिश रिपब्लिक। ठीक है, दिस सेलिब्रेटेड नेशनलिस्ट लीडर जोसेफ मैज़नी वाज आल्सो एसोसिएटेड टू दिस पार्टी। और ये जो जोसेफ मैज़नी थे वो एक नेशनलिस्ट लीडर थे जो जिन्होंने कार्बनरी को फॉर्म किया था। Italy could not remain isolated from the effect of the French Revolution of 1830 and here too the civilian movements start। इटली जो थी वो आइसोलेटेड नहीं थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1830 में जो हुआ था उससे, और यहाँ पर सिविलियन मूवमेंट्स फिर से स्टार्ट हो गई थी। मज़्ज़नी यूजिंग दी सिविलियन मूवमेंट्स tried to establish the unified republic in northern and middle Italy, but these nationalist civilian movements were suppressed by the Austrian Chancellor Metternich and Mazzini had to leave Italy। देखो वहाँ पर जब 1830 में वहाँ पर रिवॉल्यूशन हुआ था फ्रांस में, तो उसका इफ़ेक्ट सबने देखा था और इटली ने उसको इफ़ेक्ट को समझे बिना वहाँ पर भी सिविलियन मूवमेंट्स स्टार्ट हो गई, और जिसके कारण से मज़्ज़नी ने सोचा कि सिविलियन मूवमेंट्स को एक यूनिफाइड रिपब्लिक में बदला जाए, लेकिन वहाँ पर कुछ नेशनलिस्ट सिविल मूवमेंट्स थे को दबाया गया ऑस्ट्रियन चांसलर को, और मेटरनिक और मज़्ज़नी जो है इटाली को लीव कर गए। ठीक है, बाद में चलिए सबसे पहले मज़्ज़नी को समझते हैं कि मज़्ज़नी कौन थे और मज़्ज़नी जो हैं वो हमारे इटली में क्या क्या सहयोग दिए। मज़्ज़नी जो थे वो एक मेन थे लिटरेचर बहुत साहित्य के अच्छे जानकार थे और सपोर्टर थे रिपब्लिकन थॉट्स के, एंड एन एबल मिलिट्री जनरल। ओके, but he had no better understanding of the then political circumstances। वो लिटरेचर और रिपब्लिकन थॉट्स रखते थे लेकिन पॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस में वो कुछ बेटर नहीं थे और कुछ ज़्यादा समझ नहीं पाते थे। सो ही हैड मोर आइडियलिस्टिक क्वालिटीज़ देन प्रैक्टिकल क्वालिटीज़। लेकिन उन्हें क्या था, आइडियलिस्टिक क्वालिटीज़ से बढ़िया उन्हें प्रैक्टिकल क्वालिटीज़ बहुत अच्छा जानते थे। ही डिड नॉट सरेंडर एवर आफ्टर हिज डिफीट। In 1831, he founded an organization named Young Italy that took important parts in formation of modern Italy। ठीक है, समझ में आया बात यहाँ तक। उन्होंने कभी भी सरेंडर नहीं किया। हाँ, वो जब भी हारे वो जेल में बंद हुए लेकिन वो सरेंडर नहीं हुए, और वो 1831 में एक ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किए हैं जिसका नाम यंग इटली रखाया गया, और ये यंग इटली मॉडर्न इटली में बदलने का काम कर रही थी। His goal was to remove the foreign interference from Italian peninsula and establish of United Republic, okay, by organizing an organization Young Europe in 1834. Mazzini encouraged the national movements going on in other countries of Europe also। उन्होंने बाद में एक यंग यूरोप को भी बनाया, जो नेशनल मूवमेंट्स हमारी यूरोप में हो रही थी उसको कंट्रोल करने के लिए। और 1848 में उन्होंने एक रिवॉल्यूशन का पीरियड हुआ जिसमें फ्रांस थी और मेटरनिक जो है लीव ऑस्ट्रिया फाइनली, और मेटरनिक जो फ्रांस में थी वो ऑस्ट्रिया को छोड़ दिया था। ठीक है, आफ्टर दैट मज़्ज़नी रिटर्न इन द पॉलिटिक्स ऑफ इटली। Mazzini wanted to found a republic by unifying entire Italy, while the ruler of Sardinia Piedmont, Charles Albert, wanted a coalition of all states under his leadership on the other side। देखो हुआ यूँ कि जैसे हमारी मेटरनिक ने ऑस्ट्रिया को छोड़ दिया, तब मज़्ज़नी हमारी पॉलिटिक्स में इटली का पॉलिटिक्स में एंटर किए, और मज़्ज़नी जो हैं वो चाहते थे कि इटली जो है एक रिपब्लिक बन जाए, यूनिफाइंग एंटायर इटली हो जाए।
while the ruler of Sardinia Piedmont, Charles Albert wanted coalition of all states under his leadership on the other side. लेकिन सार्डिनिया पिडमोंट के जो रूलर थे वो ये चाहते थे कि सारी स्टेट्स के जो लीडर है वो कॉलिशन हो जाए, यानी कि गठबंधन हो जाए, ठीक है, जिसके कारण से वहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें आने लगी. पोप वाज स्टॉन्च champion of making Italy a region state. Okay, thus due to conflicts of thoughts, the way of unification Italy was blocked. और यही सब कारण से यूनिफिकेशन ऑफ इटली जो थी वो ब्लॉक्ड हो रही थी, ठीक है. लेटर ऑन सम parts of Italy were attacked by Austria and ruler of Sardinia, Charles Albert, was defeated. The public movement was suppressed by intervention of Austria. Thus Mazzini was again defeated and he fled away. तो उसके बाद हुआ यूं कि जब हमारे चार्ल्स अल्बर्ट कॉलिशन की करने की सोच रहे थे, तब वहाँ पर पोप आए और वहाँ पर चैम्पियन एक मैक किए जो एक रिलीजन स्टेट को बना रही थी, और जिसके कारण से इटाली का यूनिफिकेशन रुक गया था. तब उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पर इटाली में कुछ पार्ट्स में ऑस्ट्रिया का अटैक हुआ, जहाँ का रूलर सार्डिनिया था, ठीक है. एंड द रूलर सार्डिनिया चार्ल्स अल्बर्ट वाज डिफीटेड. और जब ऑस्ट्रिया का अटैक हुआ तो चार्ल्स अल्बर्ट जो है वो डिफीट हो गए, और वहाँ पर जो पब्लिक मूवमेंट था वो सप्रेस्ड हो गया. किससे? ऑस्ट्रिया का इंटरवेंशन से, यानी कि ऑस्ट्रिया के आने से वो सप्रेस हो गया, ठीक है, पब्लिक का मूवमेंट. और वहाँ से मज्जिनी भी भाग गए थे, क्योंकि उन्हें लगा कि वो इतनी बार हार रहे हैं, तो एक बार वो उन्होंने अपनी हार छोड़ दी और वो फिर से अपनी यूरोप भाग गए, ठीक है. चलिए आगे चलते हैं. आगे हम लोग बात करेंगे सेकेंड फेज़ ऑफ यूनिफिकेशन. तो अब हमारा जो पहला फेज़ था जहाँ पर हमने देखा कि कैसे मज़िनी ने यूनिफिकेशन ऑफ इटली में मदद की, कि यूनिफिकेशन ऑफ इटली में कैसे मदद की. अब हम लोग बात करेंगे और भी कैसे कैसे लोग आए और यहाँ पर इस यूनिफिकेशन में मदद की. ओके, द एफर्ट्स मेड फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ इटली बाय 1848 इन फैक्ट रिमेन्ड अनसक्सेसफुल. बहुत सारे एफर्ट्स लगाए गए यूनिफिकेशन ऑफ इटली में 1848 में, लेकिन वो सब भी अनसक्सेसफुल रहे. बट ड्यू टू दीज मूवमेंट्स पब्लिक अवेकनिंग हैड बीन इंक्रीजिंग ग्रेजुअली एंड द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म was intensifying. Okay, the new ruler of Sardinia, Piedmont, Victor Animal, belonged to the nationalist thought, and through his effort the work of unification in Italy continued. For implementation of his policies, Victor appointed काउंट केवर एज प्राइम मिनिस्टर. देखो सेकेंड फेज में यूनिफिकेशन में क्या हुआ, 1848 में सब हार रहा था, तो वहाँ पर सार्डिनिया पिगमेंट का फिर से एक रोल आता है. विक्टर एमेनुअल ने नेशनलिस्ट थॉट का एक बहुत अच्छा था और उन्होंने यूनिफिकेशन को इटली का कंटिन्यू रखा, और उन्होंने काउंट केवर को प्राइम मिनिस्टर के तौर पर रखा और काउंट केवर ने आगे की प्रक्रिया को संभाला. ठीक है, चलिए काउंट केवर के बारे में बात कर लेते हैं. काउंट केवर जो थे वो एक सक्सेसफुल डिप्लोमेट और नेशनलिस्ट थे. वो सिर्फ बिलीव करते थे ऑस्ट्रिया एज अ बिग हर्डल यूनिफिकेशन ऑफ इटली, सो ही मेड फ्रेंडशिप विथ फ्रांस ऑफ फॉर डिफीटिंग ऑस्ट्रिया. तो ऑस्ट्रिया को सबसे पहले उन्होंने सोचा कि हटा दिया जाए ताकि बाद में उन्हें कुछ दिक्कत ना आई, तो इसलिए उन्होंने फ्रांस के साथ सहायता ली. और केवर डिक्लेयर्ड टू पार्टिसिपेट इन क्रीमियन वार 1853-4 फ्रॉम फ्रेंच साइड वाइल फ्रांस हैड नॉट मेड एनी रिक्वेस्ट. लेकिन केवर ने क्रीमियन वार के में सपोर्ट लेने के पार्टिसिपेट लेने के लिए डिक्लेयर कर दिया फ्रेंच साइड में, जबकि फ्रांस ने कभी भी उन्होंने ऑफर नहीं किया कि केवर तुम आओ. केवर गॉट डायरेक्ट एडवांटेज ऑफ इट, और केवर यहाँ से डायरेक्ट एडवांटेज लेना चाहते थे. After the end war of the Piedmont was also called along with the France and Austria the Paris Peace Conference. उसके बाद पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस हुआ जहाँ पर इम्पोर्टेंस ऑफ केवर इंक्रीज बाय इट, और वहाँ पर केवर का इम्पोर्टेंस जो है इंक्रीज होने लगा. दिस कॉन्फ्रेंस डिक्लेयर्ड ऑस्ट्रियन इंटरफेरेंस इन इटली लीगल. दिस ड्रू द इंटेंशन ऑफ entire Europe towards Italy. Thus, on the basis of his diplomacy, Kever made the problem of Italy as the problem of whole Europe. यहाँ से केवर ने एक सॉल्यूशन निकाला
कि इटाली का प्रॉब्लम जो है वो होल यूरोप का है। फिर फ्रेंच ने उनका मदद किया, सारे चीज़ का मदद किए। फ्रेंच ने उनका ज़्यादा मदद किया केवर का, तब वो सक्सेसफुल हो पाए। आगे पढ़ते हैं तो आगे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये हैं हमारे काउंट केवर, ठीक है, देख सकते हैं आप लोग इसको, काउंट केवर है, ठीक है। ये जो है ये काउंट केवर है, ठीक। तो ये ने बहुत चालाकी से अपनी इस सत्ता को संभाला और हमारी यूनिफिकेशन ऑफ इटली को कंटिन्यू कर रहे थे, ठीक है। तो बहुत चीज़ पढ़ना, भी गैरिबल्डी भी आएंगे तो गैरिबल्डी के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग ने आज बहुत अच्छा चीज़ पढ़े, मज़ीनी के बारे में पढ़ा और काउंट केवर के बारे में पढ़ा। आगे जो है हमारी काउंट केवर के ही बारे में है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। यहाँ से हम लोग लेक्चर नंबर 4 को पढ़ेंगे, ठीक है। केवर जो है बहुत आगने वाली क्लासेस में हम पढ़ेंगे कि केवर गैरिबल्डी यूनिफिकेशन ऑफ इटली में कितनी ज़्यादा मदद करते हैं। अभी तक आप लोग को समझ में आया होगा कि यूनिफिकेशन ऑफ इटली मज़ीनी के साथ रोक दिया गया था, लेकिन काउंट केवर ने उन्होंने शुरुआत किया एक न्यू यूनिफिकेशन करने के साथ, फ्रेंच के साथ, ठीक है। आप लोग अगर इस तरह इसको पढ़ोगे फिर से तो आपको समझ में आएगा। बुक को रीडिंग करते करते चलना। आप लोग को नोट्स दे दी गई है, डीपीपी दे दी गई है, आप लोग उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक का मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। तो अपना ख्याल रखना और बाय बाय, टेक केयर। मेरे नेक्स्ट क्लास में ज़रूर जुड़ना, ठीक है।